सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के टॉप 50 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। टॉप 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, आपको पता ही है 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज है और इसमें लगातार हम आपके लिए रोज वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। तो ये वीडियोस आप लोग सबसे पहले अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जोड़ लिया करें। वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही आप लोग अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी इसको जरूर शेयर कर दिया करें। जैसे ही वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ ही आकर के पढ़ेंगे और वो भी कमेंट करेंगे। आप भी देखोगे कि उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको ये भी अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आपके फ्रेंड्स की तैयारी कितनी अच्छी है। तो वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप पर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। जिन्होंने नहीं देखा पिछली वीडियोस को, आपको लिंक मिल जाएगी, हर विषय की लिंक मिल जाएगी। आप सारे विषयों को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 101 से देखेंगे, आर आर तथा आर एस संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं परंपरागत समायोजन में, क्रियाशील समायोजन में, थॉर्नडाइक का सिद्धांत या थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, या फिर ये सभी। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था आर एस थियरी। एस आर थियरी किसने दी है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। और आर एस थियरी किसने दी है? स्किनर ने दी है। तो यहाँ पर आप देखिए आर एस संबंध पूछा जा रहा है और यहाँ पर आर आर की भी बात की गई है। तो कहीं कहीं जो स्किनर का सिद्धांत है, स्किनर के सिद्धांत को कहीं कहीं हम केवल आर सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। आर आर सिद्धांत भी कह सकते हो आप और आर एस संबंध भी इसको कह सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर स्किनर राइट आंसर होगा, जबकि यहाँ पर स्किनर नहीं दिया हुआ है। तो स्किनर का जो सिद्धांत है वो क्या है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप राइट आंसर क्या लगाओगे? स्किनर आप याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन आर एस संबंध और आर आर संबंध या आर संबंध, इसका संबंध किससे है? स्किनर के सिद्धांत से है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 102 है, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। एस प्रकार का अनुबंधन क्या होता है? एस प्रकार का अनुबंधन, तो जो थॉर्नडाइक की थियरी है उसको हम एस आर संबंध या एस संबंध के नाम से जानते हैं। एस का मतलब स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक। तो जिसमें उद्दीपक की क्या होती है? प्रधानता होती है, जो उद्दीपक होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो जो एस प्रकार का अनुबंधन होता है यह एक क्रियाशील अनुबंधन होता है, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एस प्रकार का संबंध या एस आर थियरी किसने दी है? तो थॉर्नडाइक ने दी है, इसलिए यहाँ पर थॉर्नडाइक आप लगाओगे। तो दोस्तों जो एस प्रकार का अनुबंधन होता है इसमें व्यवहार उत्पन्न करने में उद्दीपक की केंद्रीय भूमिका रहती है, यानी कि जो उद्दीपक होता है उसकी केंद्रीय भूमिका रहती है और इसीलिए यहाँ पर देखिए यह एस प्रकार का अनुबंधन कहलाता है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 पर आते हैं। परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? पाउलो ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या इन सभी ने? तो परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी किसने दी थी? तो अनुबंधन का सबसे पहला सिद्धांत दिया था पाउलो ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 पर आते हैं। कार्यात्मक अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रतिपादक कौन है? पाउलो, स्किनर, थॉर्नडाइक या ये सभी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। कार्यात्मक अनुबंधन या क्रियाशील अनुबंधन या फिर नैमित्तिक अनुबंधन, ये सभी स्किनर के ही सिद्धांत के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है। पुनर्वलन का सिद्धांत या रीइंफोर्समेंट थियरी का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने, वाटसन ने, थॉर्नडाइक ने या बंडूरा ने? तो पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था या पुनर्वलन का सिद्धांत, इस थियरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप सभी लोगों को पता है पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने दिया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हल नहीं है, एक भी ऑप्शन में हल नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा जो पुनर्वलन का सिद्धांत है इसको प्रयोगात्मक रूप में सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, या फिर ये कहें कि जो पुनर्वलन का सिद्धांत है इसको प्रयोग के रूप में सबसे पहले किसने मान्यता दी थी, या सीखने में पुनर्वलन को बहुत महत्वपूर्ण माना था किसने? तो स्किनर ने माना था। और ये सभी मैंने आपको थियरी जब पढ़ाई थी, जब नोट्स बनवाए थे तो उसमें बताया था। तो पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको हल वहां पर लिखना है।
पुनर्बलन का सिद्धांत, अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत, ये सभी हल नहीं दिए हैं, अलग अलग नाम है इसी सिद्धांत का। तो याद रखिएगा राइट आंसर हल होगा। और पुनर्बलन के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप किसने दिया, पुनर्बलन को मान्यता किसने दी, तो ये स्किनर, तब स्किनर सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप राइट आंसर क्या लगाओगे, हल। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 है, कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा निम्न में से किसने विकसित की थी, वॉटसन ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, या ये सभी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा स्किनर ने। कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा सबसे पहले किसने विकसित की थी, याद रखिएगा स्किनर ने विकसित की थी मनोवैज्ञानिकों में। क्वेश्चन नंबर 107 पर आते हैं, पर्यवेक्षण अधिगम इनमें से किसकी देन है, पर्यवेक्षण अधिगम स्किनर, वॉटसन, थॉर्नडाइक या बंडूरा। तो पर्यवेक्षण का मतलब कि देख करके सीखना, किसी के व्यवहार को देख करके, प्रत्यक्ष रूप से देख करके उससे कुछ सीखना, तो यह बताया था बंडूरा ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है, स्मृति पर सर्वोत्तम प्रयोग निम्न में से किसने किया था, बेंट, टोल्ट ने, एबिंगहास ने, जेम्स ने, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग इसमें से किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एबिंगहास ने। एबिंगहास ने सीखने के रूप में सबसे पहले निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पिछली क्लास में, कि किस तरीके से उन्होंने बताया था कि किस तरीके से बच्चा निरर्थक शब्दों को बोलते बोलते सार्थक शब्दों को बोलना सीख जाता है। पानी को अक्सर देखिए बच्चा वाणी बोलता है या आनी बोलता है शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे इन शब्दों को बोलते बोलते वह पानी तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो व्यवहार में परिवर्तन तो होता ही है अधिगम से, सीखने से, परिपक्वन से नहीं। इसके अलावा जो अधिगम होता है वो क्या होता है, कोई चीज आप सीखते हो तो आप तो क्या करते हो, आप उस कला को या उस ज्ञान को अर्जित करते हो। तो यहाँ पर आप देखिए व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, परिपक्वन से नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब व्यक्ति सीखता है तो जरूरी नहीं कि वह परिपक्व हो गया है या उसने सब कुछ सीख लिया है। यानी कि जो सीखना है या जो अधिगम है उसकी वह प्रक्रिया क्या, वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, इंसान जीवन भर सीखता रहता है। तो इसीलिए व्यवहार में परिवर्तन भी होता है और जरूरी नहीं कि परिपक्वता आ जाएगी कुछ सीखते ही, क्योंकि जीवन भर परिपक्वन की जो प्रक्रिया वो चलती रहती है। और सीखना हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं अपने आसपास से, अपने आसपास के लोगों से, स्कूल से या कहीं से भी हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, अधिगम के निम्नलिखित कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, भौतिक या उपरोक्त सभी। तो अधिगम के इन सभी कारकों में सभी महत्वपूर्ण है, मनोवैज्ञानिक कारक, शारीरिक कारक और भौतिक कारक। ये सारी चीजें जब होंगी तभी व्यक्ति सीख पाएगा। जब इन्वायरमेंट अच्छा होगा, व्यक्ति स्वस्थ होगा, वह किसी भी चीज को सीखने के लिए बिल्कुल तत्पर होगा, तभी क्या हो पाएगा, वह व्यक्ति उस चीज को सीख पाएगा, उस काम को सीख पाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 पर आते हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं चालक, प्रेरक, उद्दीपन या इनमें से सभी। तो प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं, तो चालक, प्रेरक, उद्दीपन ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 पर आते हैं, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है, काम प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति, संचय प्रवृत्ति या समूह प्रवृत्ति। दोस्तों फ्रायड ने सबसे अधिक बल दिया है काम प्रवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 पर आते हैं, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं, फ्रायड तथा यूंग, कर्ट लेविन, मैकडूगल या स्किनर। तो अभिप्रेरणा सिद्धांत या मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, मूल प्रवृत्ति जहां पर भी आप देखोगे मैकडूगल। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पहले भी मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है, अभिप्रेरक, अधिगम, स्वधारण या फिर आदत। तो व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है, वह क्या होता है, वह होता है अभिप्रेरक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रेरक होता है वो किसी भी काम को करने में क्या करता है, व्यक्ति की सहायता करता है। जब हमारे पास अभिप्रेरणा होगी, हमारे पास अंदर से मोटिवेशन आएगी, तभी हम क्या करते हैं, किसी काम को अच्छे से करते हैं। तो इसीलिए अभिप्रेरक का होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि कोई ना कोई मोटिवेट करता रहे तो पढ़ाई में भी मन लगता है और इंसान और अच्छा करना चाहता है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके टीचर्स हों, जब आपको मोटिवेट करते हैं, पढ़ोगे अच्छे से, सारी चीजें करोगे, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी ही। तो इस तरीके से कोई ना कोई मोटिवेट करने वाला होता तभी हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, वह कारक जो व्यक्ति के कार्य के उत्साह को बढ़ाता या घटाता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, स्वधारणा, अभिप्रेरणा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आप सभी लोगों को पता ही है कि वह कारक कौन सा है जो व्यक्ति के कार्य को करने के उत्साह को बढ़ाता और घटाता, वह है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। आपके अंदर मोटिवेशन जितनी हाई होगी, आपका कार्य करने का उत्साह उतना ही अधिक होगा। और अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगी किसी काम को करने की, तो आपके अंदर क्या होगा, उत्साह घटता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 पर आते हैं, जो प्रेरक वातावरण से संपर्क में जाने से विकसित होता है वह है। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है वह क्या होता है? जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? अर्जित प्रेरक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 पर आते हैं, प्रेरकों को पुकारा जाता है अस्थायी उद्दीपक, निर्धारित प्रवृत्तियां, आवश्यकता या इनमें से सभी। तो प्रेरकों को हम क्या पुकारते हैं? अस्थायी उद्दीपक, निर्धारित प्रवृत्तियां या आवश्यकता। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्रेरक सिद्धांत किसने दिया? हल ने, वॉटसन ने, बंडूरा ने या टॉलमैन ने। दोस्तों यहाँ पर प्रेरक की जगह पर आप पुनर्बलन कर लीजिएगा। पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया है? प्रेरक सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा हल। आप सभी को पता भी, मैंने आपको बताया भी है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 119 पर आते हैं, प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं? तो आपको पता ही है 14 संवेग और 14 संवेगों से 14 मूल प्रवृत्तियों का जन्म हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 पर आते हैं, प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया? हल ने, मरे ने, मैक्लेलैंड ने या लेजारस ने। तो प्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? प्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत यह दिया था मरे ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। या कभी कभी एग्जाम में पूछता अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया था, तो भी हेनरी मरे ही राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है, उपलब्धि प्रेरणा का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? उपलब्धि प्रेरणा, साक्षात्कार विधि, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, प्रश्नावली निरीक्षण या फिर निरीक्षण। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 है, उपलब्धि आवश्यकता तथा उसका मापन किसने किया? तो अभी आपने यहाँ पर देखा है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण को क्या कहते हैं? टेट परीक्षण, थीमेटिक अपेरेंट टेस्ट। और इसको किसने किया था? मरे एवं मार्गन ने किया था, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन यूपीटेट में पूछा भी गया है। तो देखिए उपलब्धि आवश्यकता तथा उसका मापन किसने किया अभी आप देखिए यहाँ पर मरे एवं मार्गन यहाँ पर दिया हुआ है। उपलब्धि प्रेरणा का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो प्रसंगात्मक बोध परीक्षण यानी कि टेट परीक्षण के द्वारा। और उसका परीक्षण किसने किया था? मरे एवं मार्गन ने किया था। तो देखिए यहाँ पर आप राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? उपलब्धि आवश्यकता तथा उसका मापन किसने किया? यहाँ पर मार्गन तो दिया नहीं हुआ, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? मरे लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 पर आते हैं, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का क्या अर्थ होता है? विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु को रट लेना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना या व्यवहार में सुधार। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ होता है व्यवहार में वांछित परिवर्तन या व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना, यही होता है सीखना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपको मैंने पूरे के पूरे चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं। अगर आपको मनोविज्ञान के सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझना है तो बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस मैंने बनाए हैं, आसानी से आप सारे क्लासेस को देख लीजिए। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। पूरे की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको कहीं से अलग से कुछ भी पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली आप इन क्वेश्चंस को दोहराइए और जो मैंने थ्योरी पढ़ा दी है वो आप पढ़िए, आपका मनोविज्ञान में बहुत अच्छा नंबर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 है, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से, चिंतन स्तर से या फिर सभी से। दोस्तों याद रखिए, कोई भी समस्या का समाधान हम तभी कर पाते हैं जो हमारी सोचने की क्षमता, हमारी कल्पना करने की क्षमता, हमारी चिंतन क्षमता बहुत अच्छी होती है। जो चिंतन का स्तर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए अगर किसी समस्या का समाधान हमें करना है। तो समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? चिंतन स्तर से।
क्वेश्चन नंबर 125 है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, गेट्स महोदय का, स्किनर का, गिलफोर्ड महोदय का। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है? यह कथन है गेट्स महोदय का। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह गेट्स महोदय का कथन है। क्वेश्चन नंबर 126 है, यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर हों, कुछ बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर, और कुछ तेज हों, तो अध्यापक के लिए क्या उचित है? विभिन्न प्रयोजनों के लिए बच्चों को योग्यता व रुचि के आधार पर समूहों में बांटकर कार्य कराएं। कमजोर बच्चों को पढ़ाने का काम तेज बच्चों को सौंप दें। कमजोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएं, या तेज बच्चों को स्वतः पढ़ने की छूट देकर कमजोर बच्चों की ओर ध्यान दें। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कमजोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएं, या एक्स्ट्रा कह सकते हैं आप, एक्स्ट्रा उनकी क्लासेस लें, ताकि उन बच्चों को भी सुधारा जा सके। ये सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है? शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए। इसका मुख्य लाभ क्या होगा? छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। उपरोक्त सभी राइट आंसर यहाँ पर होगा, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। जब शिक्षक बच्चों को नाम लेकर के बुलाएंगे तो बच्चे को अच्छा लगेगा कि सर मेरा नाम जानते हैं, मैम मेरा नाम जानती हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, कक्षा में शिक्षक क्रम संख्या बोलकर छात्र की हाजिरी लेते हैं। कक्षा में इस तरीके से रोल नंबर बच्चों का बना होता है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से टीचर क्रम वाइज बच्चों को बुलाते हैं, या ये कहें कि रोल नंबर वाइज बच्चों का अटेंडेंस लेते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत होती है? देखिए, यह तरीका उत्तम है क्योंकि इसमें समय कम लगता है। यह तरीका लोकप्रिय है क्योंकि सभी स्कूलों में ऐसा होता है। यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के साथ छात्र का सीधा संबंध नहीं बन पाता। यह तरीका अच्छा नहीं है, इस तरीके से हाजिरी लेते समय कई बार दो क्रमिक छात्र एक साथ बोल पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के साथ छात्र का सीधा संबंध नहीं बन पाता है। तो बहुत जरूरी है कि छोटे क्लासेस में, क्लास 1 to 5 की बात यहाँ पर हो रही है, या क्लास 1 to 8 भी आप कह सकते हो, तो इन क्लासेस में बच्चों को किस तरीके से बच्चों की हाजिरी लेनी है, उनका नाम लेकर के हाजिरी लेनी है, ना कि इस तरीके से क्रम वाइज लेनी है, क्योंकि शिक्षक को हर बच्चे का नाम जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 पर आते हैं, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरीके से व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? अगर यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरीके से व्यस्त रखा जाए, शिक्षा कार्यक्रमों का मतलब है कि केवल पढ़ाई पढ़ाई ही नहीं, बल्कि इसमें सारी चीजें आती हैं, बच्चों का खेल कूद, इसके अलावा जो बच्चे डांस प्रोग्राम करना चाहें, जो बच्चे कुछ अलग भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कविता कहानी इस तरीके की चीजें भी इसमें हों। इसके अलावा बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने का भी अवसर दिया जाए। इस पूरे दिन में, जो पूरे दिन का शेड्यूल होता है बच्चों का, सुबह 9 से शाम 3 बजे तक, तो इस तरीके से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों के स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, या छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। अगर आप इस तरीके से बच्चों को दिन भर पढ़ाएंगे तो बच्चे लगातार पढ़ाई भी करेंगे और वह लगे रहेंगे हमेशा पढ़ाई में ही, और उन्हें अच्छा भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है यदि कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए, शिक्षक का पढ़ाने का ढंग संतोषजनक ना हो, या उपरोक्त सभी। तो कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना तभी रहती है जब छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो और छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा हो। इसके अलावा जो शिक्षक है उनके पढ़ाने का ढंग भी संतोषजनक नहीं हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम गृह कार्य के रूप में दिया जा सकता है, यानी कि छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम अभिभावक की जिम्मेदारी, यानी कि जो बच्चों को आप रीडिंग लगवा रहे हैं, या फिर आप स्कूल में समय नहीं है तो आप बच्चों से कह देते हैं कि आप घर से पढ़ाना, या इस तरीके से छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम किस तरीके से होना चाहिए? स्कूल या जो पुस्तकालय है वह स्कूल में होना चाहिए, या व्यर्थ का झंझट है? तो दोस्तों छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम स्कूल में पुस्तकालय होना चाहिए। यहाँ पर उल्टा हो गया है, पुस्तकालय स्कूल में होना चाहिए। तो अगर स्कूल में पुस्तकालय है तो बच्चे मनोरंजन हेतु ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे रोज।
तो इसलिए एक विद्यालय में जो पुस्तकालय है उसका होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो पुस्तकालय है वो कहाँ होना चाहिए? स्कूल में होना चाहिए। स्कूल में होना चाहिए पुस्तकालय। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। तो बच्चे मनोरंजन के लिए ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो पुस्तकालय होता है छोटे बच्चों का, उसमें जरूरी नहीं कि बस खाली बड़ी-बड़ी पढ़ने की चीजें हों, उसमें कविताओं की भी किताबें होंगी, कहानियों की भी किताबें होंगी, ढेर सारे कार्टून बने होंगे जिनको देख करके बच्चे उत्साहित भी होंगे और आसानी से वो पढ़ना भी सीखेंगे। तो विद्यालय में पुस्तकालय का होना बहुत जरूरी है। छात्रों का मनोरंजन भी होगा और छात्र हिंदी पढ़ना भी या अपनी मदर टंग को पढ़ना भी सीख जाएंगे और जो अदर लैंग्वेज है उनको पढ़ना भी सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 132 पर आते हैं। कक्षा में अनुशासन की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा विषय कितना रोचक है? छात्र कक्षा में कैसे बैठे हैं? उपरोक्त सभी। तो ये सारी बातें मायने रखती हैं कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में। कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है, जिस विषय में बच्चे का इंटरेस्ट है उसको तो बढ़िया से पढ़ेगा। इसके अलावा जो टॉपिक चल रहा है क्लास में वो कितना रोचक है, कितना इंटरेस्ट बच्चे उसमें ले रहे हैं। इसके अलावा छात्र कक्षा में किस प्रकार से बैठे हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 है। डंडे के भय से व्यवस्था स्थापित हो सकती है, अनुशासन पूरा रहता है। व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं, यह आत्म अनुशासन पैदा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्यवस्था तो हो सकती है पर अनुशासन होना जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 पर आते हैं। शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह बच्चों के प्रति हमेशा कड़ा व्यवहार करे, बच्चों की इच्छा के अनुसार कार्य करे, बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे, या कभी-कभी बच्चों की जिद मान लिया करे। तो शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में तभी सफल हो सकते हैं जब वह बच्चों के साथ विनम्र रहें किंतु दृढ़ भी रहें। यानी कि जहां पर उनको लगे कि हाँ यहाँ पर दृढ़ता दिखानी है, यहाँ पर थोड़ा समझाना है बच्चों को, वहां पर वह दृढ़ होकर के समझाएं भी। विनम्रता तो होनी ही चाहिए हर शिक्षक में, यह तो शिक्षक का गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 135 है। सामाजिक अनुशासन का आधार होता है भय और दंड, निंदा और प्रशंसा, अच्छा बनने की इच्छा या संस्कार। तो सामाजिक अनुशासन का आधार क्या होता है? अच्छा बनने की इच्छा। जब हर व्यक्ति के अंदर अच्छा बनने की इच्छा होगी तभी समाज में अनुशासन स्थापित होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 है। कक्षा में बेहतर अनुशासन रहता है यदि शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए, पाठ्य विषय में खूब मनोरंजन की बातें हो, अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, या छात्रों को पता हो कि प्रधानाध्यापक किसी भी समय कक्षा में आने वाले हैं। तो कक्षा में बेहतर अनुशासन कब होगा? जब शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए। यानी कि इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, इस तरीके की सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, टीएलएम का प्रयोग किया जाए, बच्चे मन से पढ़ें, इसी तब जाकर के क्लास में बेहतर अनुशासन बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 पर आते हैं। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, उन्हें अनुशासन में रहने के लाभ बताकर, उन्हें अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, या उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा उन्हें अनुशासन में रहने के लाभ बताएंगे जब आप, तब उन्हें स्व अनुशासन में रहने की भावना उनके अंदर पैदा होगी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 पर आते हैं। कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना सर्वोत्तम होगा? अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें। कक्षा के छात्रों की सहमति से अनुशासनहीनता के लिए दिए जाने वाले दंड का प्रकार या उसकी मात्रा निर्धारित करें। इस समस्या पर विचार करने हेतु अभिभावकों को बुलाकर बात करें, या फिर अनुशासनहीन छात्रों के नाम प्रधानाध्यापक के पास भेज दें। तो कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें। यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है। अनुशासन की समस्या के समाधान के लिए एक सुझाव यह भी अच्छा है, छात्रों को नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए, छात्रों के आचरण पर भी अंक दिए जाएं, अनुशासनहीनता पर भारी दंड दिया जाए, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है छात्रों को नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। तो अनुशासन की समस्या का समाधान सबसे अच्छा यही है। क्वेश्चन नंबर 140 पर आते हैं। शिक्षक पाठ समाप्त होने के बाद शिक्षक श्यामपट्ट को साफ कर दें, श्यामपट्ट को यूं ही छोड़ दिया जाए, किसी छात्र से श्यामपट्ट को साफ करा दिया जाए, या उपरोक्त में से कोई भी एक।
शिक्षक श्यामपट्ट को साफ कर दें, क्योंकि शिक्षक पाठ समाप्त होने के बाद क्या करेंगे, शिक्षक श्यामपट्ट को साफ कर दें, क्योंकि अगली घंटी में जो टीचर आएगा उसको फिर से श्यामपट्ट साफ करना पड़ेगा ना, तो अगर आप साफ करके जाएंगे तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 141 पर आते हैं। रटने की आदत से छात्रों को क्या हानि होती है? उनकी बुद्धि विकसित नहीं होती है, वे मौलिक चिंतन नहीं कर पाते, उनमें आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है, या फिर वे कक्षा शिक्षण से कट जाते हैं। तो राइट आंसर है वे मौलिक चिंतन नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 पर आते हैं। अध्यापक बनने के बाद आपके विचार के अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना आवश्यक है? पुस्तकालय, टेलीविजन, सजा हुआ ड्राइंग रूम या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है। एक अध्यापक जो होता है, टीचर जो होता है, वो जीवन भर लर्नर होता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, क्योंकि उसे बच्चों को हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाना होता है। तो उसके घर में लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय का होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 143 पर आते हैं। शिक्षण क्रिया तब तक उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती जब तक छात्र अनुशासित ना हो, निष्ठावान ना हो, इसके लिए इच्छुक ना हो या अन्वेषी ना हो। शिक्षण क्रिया तभी सफल हो पाएगी जब बच्चे आपके पाठ को पढ़ने के लिए इच्छुक हो, यानी कि उनके अंदर इच्छा हो, अभिप्रेरणा हो, आपके चीजों को जो आप उनको सिखा रहे हैं वो सीखने के लिए उनके अंदर इच्छा हो, यानी कि तत्परता हो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 पर आते हैं। संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा के शिक्षण कार्य में भाग लेने की प्रेरणा देने का उपाय यह है कि उनको गृह कार्य से मुक्त रखा जाए, यानी कि ऐसे बच्चे जो संकोची हैं और शर्मीले हैं, उनको शिक्षण कार्य में भाग लेने की प्रेरणा कैसे आप देंगे? उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय पर कुछ बताने को प्रोत्साहित किया जाए, यदि वे किसी प्रश्न का उत्तर ना दे सके तो उन्हें शर्मिंदा किया जाए, या उनको विशेष स्नेह दिया जाए। राइट आंसर यही होगा कि जो विषय उनके रुचि का है या उनके विषय जो उनका जिसमें उनकी रुचि है उस विषय पर उनको कुछ बोलने को कहा जाए, तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, भले वो संकोची या शर्मीले हैं, लेकिन जो विषय उनको पसंद है उसके बारे में कुछ तो जानता होगा बच्चा, तो कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 145 पर आते हैं। छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करेगा? उनकी क्रियाशीलता को कम करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, उनकी क्रियाशीलता को रोकेंगे, या उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें उपयोगी शिक्षा देंगे? तो राइट आंसर यही है, ऑप्शन डी। उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 पर आते हैं। कोई छात्र किसी प्रश्न को हल कर लेता है, तो इसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? उसे उस प्रश्न के पूरे अंक मिल जाते हैं, उसे उस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है, उसका शिक्षक उसकी प्रशंसा करेगा, या उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया। तो अगर बच्चे ने कोई प्रश्न हल कर लिया तो क्या हो गया? उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया। तो यही राइट आंसर, यही उसके लिए पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 147 पर आते हैं। जो छात्र रटते रहते हैं उनमें बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। इस बात का विवेक नहीं होता कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती, या उनके लिए परीक्षा पास कर पाना कठिन नहीं होता। जो छात्र रटते हैं उनमें मौलिक चिंतन करने की क्षमता या चिंतन करने की जो शक्ति है वो पैदा नहीं होती है, मौलिक चिंतन करने की। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 पर आते हैं। छात्रों को बहुत अधिक या कठोर सजा देने से उनके माँ बाप प्रधानाध्यापक से शिकायत करने आ जाते हैं। छात्र स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जा सकते हैं। छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। स्कूल में अनुशासन अच्छा रहता है। तो छात्रों को बहुत अधिक या कठोर सजा देने से उनके मन में, यानी कि छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 पर आते हैं। शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व इसलिए है कि छात्र अपने माँ बाप के साथ अध्यापक से मिलते हैं। अभिभावक और शिक्षकों दोनों को एक दूसरे की समस्याएं जानने का मौका मिलता है। शिक्षक अभिभावक संघ या जो पीटीए होता है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते हैं और रास्ता निकालते हैं, या इससे विद्यालय का प्रबंध सुधरता है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा, छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक यानी कि टीचर और पेरेंट मिल करके विचार करते हैं और रास्ता निकालते हैं। इसी को हम कहते हैं पीटीए। तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 पर आते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस के सारे वीडियोस को देखें। आपको हर विषय की वीडियोस मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन नोट्स के, जो मैंने अपने हाथों से लिख करके बनाए हैं, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और फ्री नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। इस तरीके से TUC लिखा हुआ आपको येलो कलर का लोगो मिलेगा जब आप टेलीग्राम पर जाएंगे, और उस पर क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे।
और इस तरीके से आपको सारे के सारे विषयों की वीडियोस भी टाइम से वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाती है और सारे के सारे विषयों के आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 पर आते हैं, अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? जो पीटीए मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? बच्चों की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत होते हैं। शिक्षक अभिभावक को समझाए कि उसने बच्चों को किस आधार पर कितने अंक दिए हैं, उसने बच्चे को किस आधार पर कितने कितने अंक दिए हैं, यानी कि किन किन विषयों में कितने कितने अंक बच्चे को मिले हैं। अभिभावक अध्यापक को बच्चे का पूर्व वृत्त बताएं या अभिभावक अध्यापक से पूछें कि बच्चे का गृह कार्य पूरा करने में वह कैसे तथा कितनी सहायता करे। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हों। यही मुख्य लक्ष्य होता है कि जो बच्चे की उपलब्धि होती है, टीचर भी संतुष्ट हो और अध्यापक भी संतुष्ट हो कि हाँ बच्चा ग्रो कर रहा है, बच्चा अच्छा कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करके जाइएगा, आपको किस विषयों के और नोट्स चाहिए, किन विषयों के आपको वीडियोस चाहिए। लगातार आपको सारे विषयों की वीडियोस मिलेंगी, आप बस लगे रहिए चैनल से, सारे वीडियोस को देखते रहिए और जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप लोग चैनल से बने रहोगे, सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहोगे। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखिए, जहां कहीं कोई भी समस्या हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।